बच्चों, हम चैप्टर 22 मानव पाचन तंत्र में पाचन तंत्र की संरचना पढ़ चुके हैं। आज हम मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे कि भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो लगभग 5 जो है इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है जो भोजन जो है हम अपनी बकल कैविटी में लेते हैं उसे कहते हैं इंजेशन या अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब उस भोजन को क्या किया जाता है, अवशोषण योग्य भोजन में बदला जाता है। ठीक है, जिस क्रिया को कहते हैं डाइजेशन या पाचन। उसके बाद भोजन अवशोषण योग्य हो जाता है, उस पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उस अवशोषित भोजन को जो हमने रक्त में जो भोजन गया है अवशोषित होकर के, अब उससे जो है उसका विभिन्न कार्यों में या फिर उसका ऊर्जा उत्पादन में जो है वो क्रिया की जाती है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। भोजन के पाचन में जो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि जिनका पाचन नहीं हो पाता, उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण या इजेशन। तो इन सभी स्टेप्स को जो क्रियाएं हैं, 5 जो स्टेप्स हैं, इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण या इंजेशन। तो बच्चों, आपको पता है जब आप भोजन को अपनी बकल कैविटी के अंदर रखते हैं यानी भोजन को इंटेक करते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये जो अंतर्ग्रहण की क्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होती है। एक होता है भोजन को चबाना, ठीक है, और दूसरा होता है भोजन को निगलना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को जब हम बकल कैविटी में रखते हैं तो हमारे जो दांत हैं, इंसाइजर जो टिथ हैं, विभिन्न प्रकार के और भी दांत हैं, वो अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे इंसाइजर जो दांत होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, काटते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसी प्रकार जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं उनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। क्लियर है। और साथ में बकल कैविटी में टंग भी होती है, जीभ होती है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, भोजन को घुमाया जाता है इधर से उधर। और साथ में उस पर उपस्थित जो लार ग्रंथियां हैं वो लार को मिलाने का कार्य करती हैं। लार को मिलाने के पश्चात जो अर्ध ठोस सेमी सॉलिड जो फूड होता है एक गोले में बदल जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, बोलस या निवाला कहा जाता है। अब ये जो इसमें बकल कैविटी में जो क्रिया होती है, चरण क्रिया जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो क्यों होती है, क्योंकि जब बकल कैविटी में भोजन उपस्थित है उसकी उपस्थिति से प्रतिवृत्ति क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया होती है, जिसकी वजह से चरण क्रिया होती है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखना, ये किसकी उपस्थिति से, भोजन की उपस्थिति से रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया अपनी बकल कैविटी में होती है, जिससे च्यूइंग एक्शन जो है वो होता है। अगला जो स्टेप है वो है डाइजेशन या पाचन। पाचन की जो क्रिया होती है वो सभी जो आपने पाचन तंत्र पढ़ा है उसमें सभी अंगों में जो है अलग अलग प्रकार से होती है। तो सबसे हम पहले देखते हैं मुख गुहिका या बकल कैविटी में डाइजेशन किस प्रकार होता है। बकल कैविटी में आपको पता है लार पाई जाती है जिसके द्वारा पाचन किया जाता है। ये जो लार होती है किस पे एक्शन करती है, ये भी हमने पढ़ा था, स्टार्च पे ये एक्शन करती है। और इसमें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेस। ठीक है, टाइलिन या एमिलेस। ये इस जो स्टार्च है जो कि एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, इसको इसके डाइसेकेराइड माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देती है। क्लियर है। डेक्स्ट्रिन जो होते हैं वो 3 से 9 इसमें ग्लूकोज अणु जो है मिलकर के डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। और माल्टोस क्या होती है, ये एक प्रकार की डाइसेकेराइड है। और साथ में जो लार होती है ये भोजन में उपस्थित जो अम्ल है उसको उदासीन करने का कार्य करती है, और इसमें उपस्थित जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं लार में, वो उसके भोजन में उपस्थित जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रल करने का कार्य करते हैं। उसके बाद जो भोजन है वो इसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में, आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होती है, उसकी जो मसल्स पाई जाती हैं आमाशय की वॉल में, तो उनमें जो है क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं जिससे भोजन को और ज़्यादा जो है वो उसकी चर्निंग की जाती है, भोजन को मथा जाता है। और आमाशय में उपस्थित जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, जठरीय जो ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा एक रस का स्रावन होता है जिसे कहते हैं जठरीय रस या गैस्ट्रिक जूस। ये जो है इसके द्वारा भोजन को पचाया जाता है। और यहाँ पर जो भोजन है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, इसलिए आमाशय में भोजन जो है वो
पचित हो जाता है, जबकि जो मुख गुहिका उसमें बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए स्टार्च का जो है यहाँ पर आंशिक पाचन होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? HCl होता है, म्यूकोस पाया जाता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो इनका हम वर्क देखते हैं, फंक्शन देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। जो HCl है ये क्या कार्य करता है? ये जो भोजन के साथ आए जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करता है। साथ ही जो भोजन के साथ कोई कठोर अवयव आ गए हैं उनको गलाने का कार्य भी करता है। और चूँकि अम्ल है तो ये मीडियम को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसको एक्टिव पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। तो याद रखना अच्छे से ये। और क्षारीय जो एमिलेज की क्रिया है उसको ये रोकने का कार्य करता है। क्लियर है? दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पाया गया है पेप्सिन, जिसमें पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में था और अब एक्टिव हो गया। अब ये जो पेप्सिन है ये भोजन के घटक प्रोटीन पर ये अपना फंक्शन करता है और प्रोटीन को जो है किसमें? इसके प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में इसको बदलने का कार्य जो है ये करता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर प्रोटीन का जो है आंशिक पाचन होता है, पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन की जो अंतिम इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल है। अभी तक अमीनो अम्ल यहाँ पर नहीं बने हैं, इसलिए प्रोटीन का क्या है? आंशिक पाचन हुआ है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में जो है जठरीय लाइपेज भी पाया जाता है, जो कि क्या कार्य करता है? जो मिल्क फैट होती है या जो बटर में उपस्थित जो फैट है उसको ये जठरीय लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का ये कार्य करते हैं। तो याद रखना जठरीय लाइपेज भी पाया जाता है स्टमक में। स्टमक में जो भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के पश्चात भोजन क्या होता है? एक सेमी सॉलिड जो है, सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है और उस लेई के समान या अर्ध तरल भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये काइम जो है अब कहाँ जाता है? छोटी आंत्र में प्रवेश करता है और छोटी आंत्र में जो है ये भोजन का पाचन आगामी जो है भोजन का पाचन होता है। तो देखते हैं छोटी आंत्र में किस प्रकार जो है भोजन का पाचन होगा। छोटी आंत्र का जो भाग है जिसे कहते हैं ग्रणी या डियोडिनम, इसमें क्या पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ब्रूनर ग्लैंड्स जो है इनमें क्या पाया जाता है? एंजाइम रहित क्षारीय तरल पाया जाता है और साथ में श्लेष्मा भी पाई जाती है, जो क्या काम करती है? जो गैस्ट्रिक जो फूड है यानी जो काइम है, ठीक है, वो कैसा मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। तो जब ये काइम जो है ये प्रवेश करेगा छोटी आंत्र में या ग्रहणी में, तो वहाँ के मीडियम को जो है ये क्षारीय बनाने का कार्य ये ब्रूनर्स की जो ग्रंथियाँ हैं इससे स्रावित जो श्लेष्मा और क्षारीय तरल है ये क्या करते हैं? उसको उदासीन करने का कार्य करते हैं और मीडियम को क्षारीय बनाते हैं। क्लियर है? साथ ही छोटी आंत्र में या ग्रहणी में हम कहें तो पित्तरस भी स्रावित होता है और अग्नाशय रस भी स्रावित होता है। तो इनमें पाए जाने वाले बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के सभी घटकों का लगभग पाचन पूरा कर देते हैं। तो देखते हैं पित्तरस जो है वो कैसे कार्य करता है। पित्तरस में आपको पता है बच्चों क्या पाया जाता है? पित्त लवण और लेसिथिन जो है वो पाया जाता है, जो क्या काम करता है? जो भोजन का घटक है वसा, उसके पाइसीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक अपमार्जक भी कहते हैं। आपने साबुन की प्रक्रिया देखी होगी, 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था आपने, कपड़े जब धुलते हैं तो डिटर्जेंट या साबुन जो है वो कैसे वर्क करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही क्रिया पाई जाती है, इसलिए इसे प्राकृतिक अपमार्जक कहा जाता है। क्या होता है ये पाइसीकरण की क्रिया? जो पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण और जो लेसिथिन अणु हैं वो क्या करते हैं? उनमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक नॉन पोलर पार्ट होता है और एक पोलर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वसा में जो नॉन पोलर पार्ट है उसकी गोलिकाओं की सतह में ये घुल जाता है और जो इनका ध्रुवीय भाग होता है वो भोजन में उपस्थित जल में सॉल्यूबल हो जाता है, विलय हो जाता है। इस कारण क्या होता है? गोलिकाओं का जो सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। कम होने से जो बड़े साइज़ की जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती हैं।
तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। यानी वसा और जब पित्त जो है कार्य करते हैं तो वसा को छोटी छोटी इनकी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। इस वसा को पायसीकृत वसा कहा जाता है और इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है वो भी कहाँ आता है? डियोडिनम में आता है, ग्रहणी में आता है और उसमें भी बहुत से जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन पर जो है वो फंक्शन करके उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं अग्नाशयी रस में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, प्रो इलस्टेज है। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको एक्टिव बनाने पहले जो है इनको एक्टिव बनाया जाता है, फिर ये जो है भोजन के घटक पर कार्य करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स हैं, इसको एंटेरोजोकाइनेस एंजाइम है, ये इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। इसकी ट्रिप्सिन जो है इसकी एक्टिव फॉर्म में। क्लियर है? इसी प्रकार ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है अब बाकी के जो अन्य निष्क्रिय एंजाइम हैं उनको एक्टिव बनाने का कार्य ये करता है और इनकी एक्टिव फॉर्म में ले आता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन उसको काइमोट्रिप्सिन में और इस तरह से बाकी। और इसके बाद जो ये सारे एंजाइम हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं, अब ये जो आंशिक जो प्रोटीन का पाचन हुआ था जो कि प्रोटियोस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए थे, अब इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा इनके छोटे पॉलीपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो जैसे कि इलास्टिन, हमारे भोजन में फाइबर्स भी होते हैं, इलास्टिन फाइबर, उनको इलिस्टेज नामक जो एंजाइम है वो उसके छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ये जो छोटे पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं अब इनको जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है ये अमीनो अम्ल और डाईपेप्टाइड में बदलने का कार्य करते हैं। और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन की अंतिम इकाई होते हैं। यानी यहाँ पर जो है प्रोटीन का संपूर्ण पाचन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ जो स्टार्च है जिसका आंशिक पाचन हुआ था अभी तक, अब उसका जो है एक अग्नाशी जो एमिलेज एंजाइम है ये इसको माल्टोस में बदल देता है। और यहाँ पर पायसीकृत जो वसा है, इमल्सिफाइड जो फैट है, उसको लाइपेज एंजाइम उसके फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड भी क्या होते हैं? फैट की अंतिम इकाई होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अग्नाशी रस के अलावा यहाँ पर जो आंतरीय रस है जिसे सकस एंड्रिकस कहा जाता है ये भी स्रावित होता है और इसमें खूब सारे जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक बात आपको यहाँ बता दूं, जो आपने अग्नाशी रस पढ़ा है ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये लगभग जो है हल्की क्षारीय मीडियम पर कार्य करते हैं। लगभग इसकी पीएच जो होती है 7 के आसपास होती है। तो याद रखना अग्नाशी रस जो है हल्के क्षारीय मीडियम में कार्य करते हैं, जबकि जो आंतरीय रस होता है उस ये है 8.5। ठीक है, इस पीएच पर इसके सभी एंजाइम्स जो हैं वो कार्य करते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सुक्रोज, इसको सुक्रेज एंजाइम्स जो है इसके अंतिम जो इकाई है उनमें तोड़ता है इसको, और इसकी इकाई होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी प्रकार माल्टोज जो शर्करा है इसको माल्टेज एंजाइम इसके जो यूनिट्स हैं इनमें तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार जो डेक्स्ट्रिन है जो कि कहाँ पर बनी थी? हमारी बकल कैविटी में, उसको जो डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम है वो ग्लूकोज में तोड़ देता है। और जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको एमिनो पेप्टिडेज एंजाइम उनके डाईपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो डाईपेप्टाइड्स हैं उनको डाईपेप्टिडेज एंजाइम अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रोटीन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत्र में हो जाता है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको आंतरिक जो लाइपेज है इसकी अंतिम जो यूनिट है वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार यहाँ पर संपूर्ण पाचन की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अब क्या होता है? भोजन जो है अवशोषित योग्य भोजन में बदल जाता है। अब अगला चरण प्रारंभ होगा जिसे कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो पचित भोजन है वो रक्त में जाता है, यानी रक्त में अवशोषित हो जाता है,
जैसे जो पचित भोजन है उसको आंतरिकी उपकला कोशिकाओं के माध्यम से ब्लड में या जो लसिका होती है उसमें स्थानांतरण की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अधिकांश पदार्थों का जो अवशोषण है वो शुद्रांत्र में पूरा होता है, और कुछ पदार्थ हैं जैसे कि अल्कोहल और जो मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ हैं, उनका अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि आमाशय में किन पदार्थों का अवशोषण होता है, अल्कोहल और औषधियाँ। इसी प्रकार जो जल का अवशोषण है वो वृत्रांत्र में जो है पूरा होता है। अवशोषण की मुख्य क्रियाविधि जो होती है सक्रिय अभिगमन या विसरण होती है। ये भी आप लोग याद रखना, मेन जो क्रियाविधि है वो कौन सी है, एक्टिव जो है, इसमें सक्रिय अभिगमन और डिफ्यूज़न। क्लियर है। जो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, जबकि विसरण क्रिया के द्वारा जो अवशोषण होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का होता है लसिका के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा किन पदार्थों का अवशोषण होता है, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, जबकि विसरण विधि के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है लसिका में, जबकि अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का किस में अवशोषण होता है, ब्लड में। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा विटामिन और लवण जो होते हैं वो सक्रिय या फिर निष्क्रिय विधि से अवशोषित होते हैं, और जल का तो केवल विसरण के द्वारा ही अवशोषण होता है। तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वसा का अवशोषण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो किस प्रकार होता है वसा का अवशोषण। सबसे पहले देखो, अभी आपको बताया था कि जो बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं उन पे जो है उनका पाइसीकरण की क्रिया होती है, और वो किसके द्वारा होती है, पित्तरस के द्वारा। और पित्तरस में क्या होते हैं, पित्त लवण और लेसिथिन होते हैं। ये बड़ी वसा गोलिकाओं के चारों ओर जो है एकत्रित हो जाते हैं, यानी चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। और ये जो बड़ी वसा गोलिकाएं हैं इनके केंद्र में फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड अणु पाए जाते हैं। तो ये जो संरचना है जिसमें बड़ी वसा गोलिकाएं मध्य में है, केंद्र में है, और उसको चारों तरफ से जो है ये पित्तरस के पित्त लवण जो है इन्होंने घेर रखा है, इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। इनका मिसेल का जो साइज़ होता है लगभग 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है। यानी मिसेल की अगर परिभाषा दी जाए तो किस प्रकार हम दे सकते हैं कि मिसेल क्या है, वसा और पित्त लवणों से घिरी हुई छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं जिनका व्यास जो होता है 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है, उन्हें मिसेल कहा जाता है। अब ये जो मिसेल होती है क्या करती है, ये माइक्रोविलाइज जो सूक्ष्मांकुर हैं उनके पास में आती है। जब सूक्ष्मांकुर की ये समीप आती हैं तो इसमें उपस्थित जो फैट है, ठीक है, ये जो ग्लोब्यूल है, फैट ग्लोब्यूल, ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण वहाँ से निकल करके इसमें आ जाते हैं, कोशिका में विसरित हो जाते हैं। कौन, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली में सॉल्यूबल हैं। और पीछे कौन रह गया, ये पित्त लवण रह गए जो कि पीछे रह जाते हैं और वापस से मिसेल बनाने का ये कार्य करते हैं। अब क्या हुआ, इस माइक्रोविलाई में जो फैटी एसिड और जो मोनोग्लिसराइड थे, इन्होंने क्या किया, ये जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसमें जो है ये चले जाते हैं और यहाँ पर मिलकर के ये ट्राईग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड थे पहले, ये कहाँ चले गए, स्मूथ ER में चले गए और इन्होंने क्या बनाया, ट्राईग्लिसराइड अणु का निर्माण किया। अब इस ट्राईग्लिसराइड जो बनी है, इन अणुओं के चारों तरफ प्रोटीन की जो है, ये प्रोटीन जो है इनको घेर लेता है, ठीक है। तो यानी लिपिड बीच में थी, ट्राईग्लिसराइड यानी लिपिड, और इसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, प्रोटीन ने घेर लिया। तो ये क्या संरचना बन गई, लिपोप्रोटीन बन गई। इस संरचना को, ये जो गोलाकार लिपोप्रोटीन संरचना है, इसी को ही क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 3.5 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइलोमाइक्रोन या काइलोमाइक्रोन पूछा जा सकता है, क्या है ये, लिपोप्रोटीन की बनी ये संरचना है जिसके अंदर क्या है, ट्राईग्लिसराइड है और बाहर जो है प्रोटीन की लेयर है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है और किसमें, लिम्फेटिक वेसल या लसिका कोशिका में, केशिका में चली जाती है।
लसिका तंत्र से होते हुए शिरा के द्वारा जो है रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती है और प्लाज्मा में जो लिपोप्रोटीन है लाइपेज एंजाइम की सहायता से वापस से वहाँ पर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में उसको बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो लिपिड है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका अवशोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से बच्चों इस शॉर्ट टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद जो अंतिम टॉपिक है जिसे कहा जाता है स्वांगीकरण, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जो अवशोषित खाद्य पदार्थ होते हैं वो रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर वहाँ क्या होते हैं, विघटित होते हैं और जिससे क्या बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। क्योंकि भोजन को ग्रहण करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो भोजन तो ग्रहण कर लिया, उसका पाचन भी हो गया, अवशोषण भी हो गया, अब उससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है।